Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. My name is Akansha and let's move on to our next topic. क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी 10% ऑफ है, तो प्लीज डू चेक. यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर. हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर रीडिंग पैसेज जिसे हम कहते हैं. ओके, सो पैसेज आपके 2021 और 2023 के पेपर में आए हुए हैं. एक पैसेज पे 4 क्वेश्चन होता है, तो इट्स अ स्कोरिंग वन. So let's go through it. तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है? एज वी ऑल नो कि एक पैराग्राफ आपको दिया होगा या फिर कोई शॉर्ट पैसेज आपको दिया होगा और उसी पैसेज के बेसिस पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट आर दे टेस्टिंग? दे टेस्टिंग योर रीडिंग स्किल्स, फाइंडिंग डायरेक्ट फैक्ट्स, ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स, और आपकी टोन और थीम को ग्रैस्प करने की पावर और कितना आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं. अभी किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? फर्स्ट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपसे पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटिंग आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इन्फ्रेंस बेस्ड इज जो भी आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसके एविडेंसेस और फैक्ट्स के बेसिस पे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं. वोकैबुलरी, प्योर वोकैबुलरी से आपके एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, वर्ड मीनिंग पूछ लिया आपसे, कोई भी फ्रेजल वर्ब पैसेज में दे रखा है, ईडियम दे रखा है, उनका डायरेक्टली मीनिंग पूछ लिया, तो ये आपके वोकैबुलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं. नेक्स्ट इज मेन आइडिया और थीम क्वेश्चंस. थीम क्वेश्चन इज पैसेज किस थीम पे बना हुआ है उसका, क्योंकि पैसेज का आपको टाइटल गिवन नहीं होता है तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप टाइटल क्या सजेस्ट करते हैं, आप इन फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस में से इस पैसेज के लिए क्या सूटेबल टाइटल देना चाहेंगे, तो ये आपके होते हैं थीम वाले क्वेश्चंस होते हैं. एंड लास्टली टोन या एटीट्यूड क्वेश्चंस, या कि पैसेज किस टोन में या किस एटीट्यूड में बात कर रहा है. पैसेज जो है आपका क्रिटिकल एनालिसिस है किसी चीज के बारे में, एनालिटिकल है या फिर ह्यूमरस है, तो उस चीज के बारे में भी आपसे कभी कभी टोन वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा एक पैसेज 4 क्वेश्चंस, और चारों क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन. तो कुछ गिवन स्टेप्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बिकॉज करेक्टली हमको करना होता है और जल्दी करना होता है इन क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले है कि रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट द आइडिया. सिर्फ क्विकली रीडिंग करनी है, थरो नहीं होना है उससे, बस एक बेयर रीडिंग हमको करनी होती है कि हमको पता चल पाए इस तरीके से कि किस बारे में बात हो रही है, बस इतना देखना होता है. उसके बाद में रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को हमको ध्यान से पढ़ना होता है. ध्यान से पढ़ने का मतलब यही है क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपको उसमें वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कुछ और पूछ रहे होते हैं, हम कुछ वर्ड्स मिस कर जाते हैं, जैसे हम कैन नॉट को कैन ही पढ़ गए, हम डायरेक्टली हम उस चीज उसका आंसर जो है चारों ऑप्शंस में से जो चीज नहीं फाइंड आउट करनी है हमने वो फाइंड आउट करके दे दी. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको एग्जैक्टली अच्छे से रीड करना है. देन skim and scan the passage to locate relevant information. फॉर एग्जाम्पल डेटा दे रखा है किसी तरीके का, कोई डेट है, किसी का नाम है, कोई प्लेस के बारे में बात की गई है, तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं, जब हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो हम उसको आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये स्टार्टिंग की 3 लाइन में थी, ये फर्स्ट पैरा में था, ये सेकंड पैरा में था. तो इस तरीके से हम स्कैनिंग एक अपने माइंड में लेकर के आ जाते हैं पैसेज की. तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया वैसे ही हम डायरेक्टली उन्हीं लाइन्स पे पैसेज में जाते हैं. एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइसेस लॉजिकली. 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आपको ऐसे एलिमिनेट करने होते हैं जो कि पैसेज से या तो डायरेक्टली लिंक नहीं करते हैं, उनको लॉजिकली आप एलिमिनेशन का जो स्ट्रेटेजी होता है बेसिकली वो हम पैसेज में सबसे ज्यादा फॉलो अप करते हैं. एंड चूज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट आंसर. अब कुछ कीवर्ड्स टू नोटिस पैसेज जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमने बोला ना स्टार्टिंग में कि क्विक स्कैन करना है एक अपने को पैसेज का, तो उसमें कब क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोई डेट्स हैं, नंबर्स हैं, नेम्स हैं, कोई कोट है, तो इन चीजों को हमें अपने माइंड में एक मैप बना लेना है कि हाँ ये कहाँ कहाँ पे आए हैं, ताकि हमको क्विकली रिकॉल कर जाए. फिर कुछ शब्द जैसे कि वर्ड्स लाइक बट, however, although, therefore, तो मतलब किसी 2 चीजों के अंदर कोई कंपैरिजन चल रहा था, टोन चेंज हो गई पैसेज की, किसी चीज का कोई एनालिसिस का कोई रिजल्ट निकला, तो ऐसी चीजों के बारे में हम इन वर्ड से निकाल सकते हैं. These signal a change in tone or contrast in idea.
अब है कॉमन ट्रैप क्वेश्चंस। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन या वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको डायरेक्टली हमको पढ़ना है और बस हमको आंसर करना है पैसेज को देख करके। बट कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉमन ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं। वो जैसे कि ऑपोजिट ऑफ द पैसेज का मीनिंग से ऑपोजिट ही कोई चीज चल रही है, ऑप्शन में ऑपोजिट ऑफ द मीनिंग या फिर पैसेज के बारे में बात नहीं चल रही है, उस किसी और चीज के बारे में बात चल रही है, वो आपको ऑप्शंस में दे जाएंगे। इररिलेवेंट फैक्ट दे देंगे, कोई टू ब्रॉड या टू स्पेसिफिक कोई चीज के बारे में बात होगी। तो ये चीजें आती हैं हमारी जो कि दिक्कत करती हैं जो भी। फिर है टाइम सेविंग टिप्स। अब कुछ टाइम सेविंग टिप्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि स्कोरिंग तो है, ये एक ही क्वेश्चन जो है, एक ही पैसेज हमको 4 नंबर दे तो रहा है, पर उसके अंदर भी हमको टाइम सेविंग कैसे करनी है। डोंट मेमोराइज द पैसेज, हमको पैसेज को सिर्फ स्कैन करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ कि वो किस मुद्दे पे या किस बारे में बात चल रही है उतना ही हमको पढ़ना होता है, पूरा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। यूज एलिमिनेशन टेक्निक एज वी सेड अर्लियर। अवॉइड assumptions बियॉन्ड द पैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हमारे पास में मान लीजिए किसी मिशन या किसी प्लान के बारे में बात चल रही है जो कि कंट्री ने या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अब हमारे पास अपनी खुद की इंफॉर्मेशन है, बट जो पैसेज में दे रखी है हमको उतने तक ही सीमित रहना है, ना ही अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को वहां पे नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही हमें आंसर करना होता है, अपने अजम्पशंस या फिर अपनी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज को वहां पे उसको अज्यूम करके हमको आंसर नहीं निकालना होता। आंसर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, सीधे उसका मतलब समझ में भी नहीं आया तो भी हम पैसेज में उनको अंडरलाइन करके या रीड करके फिर से आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये हमको एक्यूरेट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, 100% चांस होता है कि हम इसको आंसर सही कर रहे हैं। और अटेम्प्ट इन्फ्रेंस स्टोन क्वेश्चंस लेटर, तो ये होता है कंक्लूजन बेस्ड, जो हमको खुद हम समझ से हम अपने निकालते हैं। तो इनके अंदर में सबसे पहले हमको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करके खत्म करने, उसके बाद हम इन्फ्रेंस वाले पे जाते हैं। अब जो टोन और कॉमन एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब एक पैसेज जो है आपका वो कौन से टोन्स में हो सकता है। तो एग्जाम्पल आपका इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फैक्ट ही फैक्ट है, उसके अंदर डेटा ही डेटा होगा, तो उस पैसेज एक ये तरीका होता है पैसेज देने का। एनालिटिकल कोई डेटा हो गया, कोई मार्केट स्ट्रेटेजी है, उसको एनालिटिकल ही डिजाइन करा हुआ है, वो पैराग्राफ बीच में से आपको दे दिया है। सेरिकली कोई भी सरकास्टिक वे में कोई भी चीज है उसको हमको दे दिया। क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है किसी भी चीज का, कोई ऑथर जो भी है उसका एक नजरिया जो है वो क्रिटिकल है, तो उस वे में हमको फाइंड आउट करना होता है पैसेज को पढ़ के कि किस टोन में ये पैसेज जा रहा है। तो ये होते हैं, बाकी ये न्यूट्रल है, परसुएसिव है, ह्यूमरस है, इस तरीके से हमारे मोस्टली टोन या एटीट्यूड होता है पैसेज का। अब ये हमारे कुछ पैसेज हैं जो कि एटीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए कॉम्प्रिहेंशन है ना। फर्स्ट एज आई सेड कि हमको पहले एक बार क्विक स्कैनिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है, पर हमें यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे आ रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द प्रोवर्ब ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय मीन, ठीक है। ये एक डायरेक्टली खुद में ही एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, जिसका हमको अभी अगर पैसेज नहीं भी पढ़ा ना मैंने तो भी इसका आंसर मेरे को आना चाहिए वोकैबुलरी से रिलेटेड, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दे दिए हैं, ये चारों का जो ऑप्शन है उनको पैसेज से ही रिलेट किया है इन्होंने, पर हमको मीनिंग सिर्फ इस प्रोवर्ब का निकालना है। फर्स्ट इज स्पोर्ट्समैन आर फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट, तो फर्स्ट ये इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका इस प्रोवर्ब से कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट इज हम द लाइफ विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी टेल्स अपॉन आवर नर्व्स एंड वी लूज आवर एंथुसियाज्म। तो यहाँ पे इसका प्रोवर्ब का डायरेक्ट मतलब ही यही होता है कि जब भी कोई इंसान एक चीज पे फिजिकल एक्टिविटी में जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करता है, तो स्पिरिट ऑफ लाइफ जो होता है वो अपनी एंथुसियाज्म जो है वो लूज अप कर देता है। तो इसका मतलब यही निकलता है। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ अ स्पोर्ट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम द डल लाइफ और ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, इसका भी इससे कोई डायरेक्टली मतलब नहीं निकल रहा है। लास्टली लाइफ लॉन्ग स्लॉगिंग कैन लीड टू इल हेल्थ, ये सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैन बोथ कैन बी द आंसर, बट यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट की अपने को बात करनी होती है। फोर्थ होता है, हो भी सकता था, बट डायरेक्टली नहीं है ये इसका आंसर। डायरेक्टली इस प्रोवर्ब का मतलब ही इस सेकेंड ऑप्शन से आपको डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पे आंसर वही सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन, ये स्टेप वाइज आपको बता रखे हैं कि कैसे कैसे आपने इसको एलिमिनेट करके हमने आंसर निकाला है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डिटर्मिनेशन। ये भी सीधे आपके वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन का मीनिंग निकालना है, आपको मीनिंग बताना है। तो इंथुजियाज्म, टेंसिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी। तो डिटर्मिनेशन का डायरेक्ट मीनिंग होता है टेंसिटी, जो कि आपको बताता है कि किसी चीज को करने की जो आपकी उत्सुकता होती है। डिटर्मिनेशन जो आपका रहता है कुछ चीज के लिए, उसको मतलब निकलता है। बाकी सारे जो होते हैं जैसे इंथुजियाज्म है वो एक्साइटमेंट को बताता है किसी चीज के लिए, टुवर्ड समथिंग, आर एक्साइटमेंट टुवर्ड समथिंग। पंक्चुअलिटी इज बेस्ड ऑन टाइम। सिंसेरिटी वो आपके ऑनेस्ट इंटेंशन और एफर्ट्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ डिटर्मिनेशन का डायरेक्ट मीनिंग जो होता है अपने ऑप्शन नंबर 2 से है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द स्पोर्ट्स। ये कैन नॉट वर्ड नहीं भूलना है, यहाँ पे कैन नहीं पढ़ना है, इसको कैन नॉट ही पढ़ना है। कभी कभी ये हाईलाइट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे ये हाईलाइट हो रखा है, कैन नॉट को नॉर्मल कैन नॉट भी लिख देते हैं और हम ये मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ था, हमने जब स्टेप्स पढ़े हैं, स्ट्रेटेजी पढ़ी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे है कि स्पोर्ट से क्या आपको अचीव नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है? मेंटल हेल्थ, डलनेस ऑफ स्पिरिट, फिजिकल फिटनेस, हेल्दी बॉडी। तो ये तो दोनों की दोनों ही एक स्पोर्ट्स पर्सन से अक्वायर्ड चीज है कि ये दोनों तो उनके अंदर होती ही होती है। मेंटल हेल्थ भी होती है, डलनेस ऑफ स्पिरिट, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं आपके पॉजिटिव हैं, जबकि ये आपका नेगेटिव है। एंड दिस इज योर आंसर दैट दिस कैन नॉट बी अचीव। तो डलनेस ऑफ स्पिरिट हम उस चीज के लिए अट्रैक्ट करते ही नहीं है किसी को। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2। अब फर्स्ट पैसेज ये इसलिए दिया है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि पैसेज आप एक बार क्विकली स्कैन कर लो, पर एक बार देख लीजिए अगर आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा, या फिर आपको वोकैबुलरी से बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ टाइटल बेस्ड या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो। क्या पता आपके 2 से 3 क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ करके ही आपके फर्स्टली निकल जाए, एंड देन गो टू द पैसेज। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया है। पहले एक बार अपन ने क्वेश्चन स्कैन कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद में अपन ने किया है। यहाँ पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पैसेज में था क्या एक्चुअली। आप ये डिटेल आंसर देख सकते हैं। ये है नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ अपन रीड कर लेते हैं। अमॉन्ग दीज थिंग्स दैट मैन हैव डिवाइज्ड टू एक्वायर नॉलेज और सीक इनर डिलाइट विथ लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। अब ये सर पैर इसका कुछ नहीं पता होता अपने को स्टार्टिंग में, बस अपने को बस बेयर रीडिंग ही करनी है। यहाँ पे सर पैर अपने को नहीं निकालना है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग निकालने बैठ गए, नहीं, बस पढ़ते जाओ, अपने आप मतलब पता चल जाएगा किस बारे में बात हो रही है। It is the vehicle for literature, science and philosophy. Literature certainly provides man inner delight, but its field of expression is limited. Art, music, dance and the like make up for this. They have their own speciality of expression as literature has its. Man apprehends the word, जिस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी एक बार बस बेयर रीडिंग देनी है। ठीक है, तो ये आप पूरा एक बार रीड कर लेना। रीड करने के बाद में उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, why do the educated not feel any sense of shame at not understanding art? ठीक है, अब ये मेरे को समझ में आ रहा है कि ये हमारा किसी भी, ना तो हमारे इन्फ्रेंस बेस्ड है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ही है, इससे हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, तो हमको पैसेज पे ही जाना रहता है। तो ये जो लाइन है ये मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली इन पैसेज का एंडिंग ही यही है। ठीक है, when the educated do not feel any sense of shame at not understanding art, what question can there be of commoners? जब आप ये पैसेज पढ़ोगे तो इस पैसेज का टोन जो है वो खुद ही क्रिटिकल है। इस पैसेज का मीनिंग जो है वो यही निकल रहा है। एज वी स्टडी रीडिंग या राइटिंग जो हम करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम आर्ट के अंदर, आर्ट की जब हम नॉलेज ग्रैस्प कर रहे होते, हम उसमें भी रीडिंग और राइटिंग ही कर रहे हैं। हम जो चीज उसकी स्किल्स के लिए जरूरी है, उस आर्ट स्किल के लिए डेवलप करने के लिए जरूरी है, हम वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी ऑथर है वो क्रिटिकल एनालिसिस ही अपना दे रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही कह ही रहा है। इसमें ऑप्शन है बिकॉज दे फील दैट एजुकेशन इन आर्ट कैन गेन थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसको तो वो वैसे हाईली अपोज ही कर रहे हैं, ऑथर जो है वो इसको अपोज ही करने हैं। या खुद की ओपिनियन नहीं डालनी है, जो ऑथर बोला है उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इज बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट एजुकेशन इन आर्ट इज नॉट मेंट फॉर कॉमनर्स। दिस लाइन इटसेल्फ इज इन अ नेगेटिव सेंस एंड ऑल्सो हमारे ऑथर से भी इसका कोई लिंक है नहीं। नेक्स्ट इज बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट आर्ट।
जब आप पैसेज पढ़ लेंगे, अभी मैंने पैसेज स्किप कर लिया है, बट आप पैसेज जब पढ़ेंगे तब आप इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब हम आर्ट भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी रीडिंग और राइटिंग के अंदर ही लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट हैविंग एनी सेंस ऑफ शेम बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन फॉर इट। ओके, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इसी को अपने जो क्लियर डिटेल्स सॉल्यूशन है इसमें आप फिर से इसमें रीड कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पैसेज गिवन। अब ये होता है यहाँ पे अपने को पैसेज के थीम के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसका एक टाइटल या थीम आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्ट एजुकेशन एज एन डोमेन ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, ना तो पैसेज के अंदर आपको इस तरीके की कोई डिटेल दी गई है कि आपको कोई डेटा इस तरीके से प्रोवाइड किया हो जिसमें अपन बता सकें कि आर्ट एजुकेशन जो है वो किसी तरीके से प्रोफेशन के अंदर हमको बता रहा है, या फिर कोई डेटा इस तरीके से कि आर्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर हमको नीड आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब लैंग्वेज और लिटरेचर की, लैंग्वेज की स्पेशली कहीं कोई बात नहीं हुई है, अगर मेंशन भी हुआ है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्ट ही हुआ है, आर्ट एजुकेशन से ही हुआ है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जा रहा है। नेक्स्ट इज डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग आर इंटीग्रल आर्ट फॉर्म्स। तो अगर यहाँ पे भी अगर आर्ट फॉर्म के बारे में बात की हो गई होती पैसेज में और इनका डिस्क्रिप्शन होता तब हम इसको लेके चलते, अदरवाइज इसको भी हमको लेके नहीं चलना है। लास्टली, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन अलोंग विथ रूटीन सब्जेक्ट्स, कि हमें नॉर्मली जो रीडिंग राइटिंग के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ में हमको इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन भी रखनी चाहिए, और यही ऑथर का भी मानना है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड इन द एजुकेशन सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो इस तरीके से हमको क्या चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये जो लाइन लिखी होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू यू भी आता है कभी कभी, अकॉर्डिंग टू ऑथर भी आता है कभी कभी, तो इसका ध्यान रखिएगा। या अगर अकॉर्डिंग टू ऑथर पूछ रहा है तो पैसेज के अंदर जो टोन या जिस तरीके से ऑथर ने बात करी है हमको वैसा ही आंसर यहाँ पे फुलफिल करना है। तो फर्स्ट आंसर इज आर्ट ट्रेनिंग शुड बी गिवन थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बार बार मैं बताया अभी कि टोन के अंदर ही वो बोल रहा है कि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग से काम नहीं चलता है, हमको आर्ट एजुकेशन को अलग नजरिए से, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरीके से उसको देखना रहता है। Our training should have the same status and importance as reading and writing. This can be our answer. ठीक है, बट अभी नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी शुड बी टॉट थ्रू आर्ट एजुकेशन। ये आपको कहीं पे भी पैसेज में नहीं दिया हुआ, ऑथर ने ये चीज कहीं पे भी ऑथराइज नहीं करी है कि वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा पैसेज में कहीं पे भी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज आर्ट ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द प्रोफेशनल सीकिंग एक्सपर्टीज, कि आर्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए आपको एक्सपर्टीज के थ्रू। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया वही सेकंड ऑप्शन। एज आई सेड, आर्ट ट्रेनिंग शुड हैव गिवन द सेम स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस एज रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर ये कह रहे हैं कि रीडिंग और राइटिंग को ही हम अप्रिशिएट करते हैं, हम आर्ट एजुकेशन इन चीज़ों को हम सेकेंडरी भी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि इसको क्रिटिकली एनालाइज ही किया है उन्होंने हमारे इस चैनलिंग को जो हम अभी यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर। वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो होती है वो सेम स्टेटस होनी चाहिए आर्ट में भी, आर्ट ट्रेनिंग के अंदर में भी आर्ट की जो है उसको रीडिंग और राइटिंग जितना ही सेम स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पैसेज। नाउ थर्ड पैसेज, अब पैसेज बात कर रहा है व्हेन अ मैन हैज माइंड टू वेंचर his money in a lottery, every figure of it's especially alluring and as likely to succeed as any of its fellows। अच्छा, 2 या 3 लाइन पढ़ने के बाद में अपने को पता चल जाता है किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लॉटरी, मैन, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई आपको ये पता चल रहा है कि ऑथर जो है या जिसने भी जहां से भी ये टॉपिक उठाया है वो कहीं ना कहीं आपके इनर वैल्यूज के बारे में, कि हाँ हम किसी तरीके की इच्छाएं जो होती है एक इंसान की, उन चीजों के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ये प्रॉपर एनालिटिकली होता है, डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स विम्स। ठीक है, प्योर वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, यहाँ किसी का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, कैपरिस, अलर्ट, जेलस, साइफर, डायरेक्ट आंसर होता है यहाँ पे कैपरिस, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है। विच मीन्स रैंडम अनरीजन डिजायर, या फिर कोई एक्शन।
नेक्स्ट इज what according to the author is true about lottery explorers attitude. फिर से according to the author he is true about lottery explorers attitude. तो first is they believe that different code and numbers can do wonders for them. ठीक है, ये बात चल रही है जो भी हम लॉटरी लगाने वाले लोग हैं उनके माइंडसेट के बारे में, ये पैसेज उसके बारे में बात करता है। आप पहले पैसेज पढ़ना और उसके बाद में ये वीडियो को कंटिन्यू करना। पैसेज आप एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद में ये पढ़ना कि लॉटरी में जो लगाते हैं लोग उनके माइंडसेट के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि लॉटरी एक्सप्लोरर्स एटीट्यूड के बारे में ऑथर क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट, दे बिलीव दैट डिफरेंट कोड्स और नंबर्स कैन डू वंडर्स फॉर देम। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि जो डिफरेंट कोड और नंबर्स हैं वो उनकी किस्मत बदल देगा या ऐसा कुछ, तो वो ऐसा हो जाएगा। Second is they are more driven by caprice and imaginary motives than any sound reason and substantial grounds. कि जो हमारे कैप्रेस या फिर जो भी ऐसी अनडिजायर्ड चीजें होती है वो कभी कभी हावी हो जाती है अपने लॉजिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इज दे अज्यूम दैट लकी नंबर्स हैव डेमोनिक और हेवनली एट्रीब्यूट्स। कोई अच्छी या बुरी कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां से ये चीज निकल के आती है। ऐसा लॉटरी लगाने वाले लोग सोचते हैं, ऐसा हमारे ऑथर सोचते हैं। They pretend to have individual good luck and feel competition with the other lottery buyers. और ये भी एक अलग व्यू हो गया। अब इन चारों के अंदर से ये पूरा का पूरा जो है ना आपका, ये है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये फैक्ट बेस्ड है क्योंकि पैसेज के अंदर है ना इसके बारे में आपको डायरेक्ट लिंकअप दिया हुआ होगा। एज आई कैन शो यू, हाँ यहाँ पे है इन द लाइन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्टली लिंक्ड अप था और उसके बाद में इन दिस केस देयरफॉर कैप्रिस एवरी ऑफन एक्ट्स इन द प्लेस ऑफ रीजंस एंड फॉर्म्स टू इटसेल्फ सम ग्राउंड्स इमेजिनरी मोटिव वेयर रियल एंड सब्सटेंशियल वंस आर वांटिंग। इस लाइन का मतलब और जो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है उसका मतलब बिल्कुल सेम है। दे आर मोर ड्रिवन बाय द कैप्रिस एंड इमेजिनरी मोटिव्स देन एनी साउंड रीजन एंड सब्सटेंशियल ग्राउंड। कि किसी भी लॉजिकल सब्सटेंशियल ग्राउंड को छोड़ करके वो किसी भी इमेजिनरी चीजों के अंदर या इमेजिनरी मोटिव्स के अंदर वो ज्यादा फंसे हुए होते हैं। ऐसा सोचते हैं हमारे ऑथर किन के बारे में, लॉटरी एक्सप्लोरर्स के बारे में। ये आपका डिटेल सॉल्यूशन है, ये भी आप एक बार चेक कर लेना। हाँ, फाइनली व्हाट इज द चीफ कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन पैसेज। इस बेसिक पॉइंट क्या था इस पैसेज का वो पूछ रहे हैं। द विम्स ऑफ अ लॉटरी एडवेंचरर, मिसकंसेप्शन एंड सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू लॉटरी नंबर्स, डिफरेंट कोड्स फॉर गुड लक इन लॉटरी, गुड फॉर्च्यून ऑफ अ पर्सन परचेजिंग लॉटरी टिकट्स। देखो, ना तो गुड फॉर्च्यून की बात की है क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने अपने विचार रखे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने किसी तरीके का कोई कोड्स नहीं दिए, कोई नंबर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डिफरेंट कोड्स फॉर गुड लक इन लॉटरी, तो उन्होंने कोई नुस्खे या पैतरे नहीं बताए हैं अपने को इस बारे में कि हाँ भाई लॉटरी कैसे जीतनी है। नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन एंड सुपरस्टिशन रिलेटेड टू लॉटरी नंबर्स। दिस वन एंड द फर्स्ट वन कैन बी द आंसर। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, तो विम्स इज द वर्ड इटसेल्फ यूज्ड इन द पैसेज या फिर इसका ही सेम वर्ड मीनिंग जो है आपको वो पैसेज में यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा उसके साथ में हमेशा जाना है अपने को। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट इज बिलीविंग दैट बैड मैन आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन दिस वर्ल्ड विल ले 2 और 1 ऑन द नंबर 666 अगेंस्ट एनी अदर नंबर। यहाँ पे पूछा है व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन। अंडरलाइन वैसे आपका ये पार्ट है, लेट 2 to 1, 2 to 1 इसका मतलब पूछ रहा है। ये डायरेक्टली आपका एक फ्रेजल वर्ब है, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपन। यहाँ पे सिर्फ ये वोकैबुलरी का पार्ट है, सीधा सीधा आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधे उसका कि अंडरलाइन वर्ड जो है मेरा उसका मतलब बता दो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू रिग्रेट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द स्पीड, टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, टू प्लेस अ बेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका डायरेक्ट आंसर है। और अगर हमको ये नहीं भी पता है कि इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है तो एलिमिनेट कर लेते हैं। टू रिग्रेट डूइंग समथिंग, यहाँ किसी भी पूरी लाइन के अंदर रिग्रेट से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। उसी तरीके से टू रिड्यूस द स्पीड,
स्पीड से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, यहाँ पे आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये भी डायरेक्टली कहीं लिंक नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस फेज का मतलब ही यही होता है कि एक लॉटरी एक्सप्लोरर जो होगा वो एक जगह जीतने की वजह से आप 2 बेट कर देते हो। तो यहाँ पे टू प्लेस अ बेट बेसिकली, कि अपना लक जो आजमाने वाली बात होती है उसका ही मतलब यहाँ पे निकलता है, जिसका कि डायरेक्टली मीनिंग जो है वो यहाँ निकल रहा है। ये आपका डिटेल सोल्यूशन है। एज यहाँ पे दिखा हुआ है, इन द सेंटेंस अ पर्सन स्ट्रांगली बिलीव्स इन नंबर 666 एंड इन रेडी टू रिस्क इट ओवर एनी अदर नंबर। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट जो निकल रहा है वो यही निकल रहा है, और यही ईडियम जो है वो यूज किया हुआ है यहाँ पे। और फाइनली अपना एलिमिनेटिंग हमने जैसे जैसे मैंने बताया वहां पे एलिमिनेशन इन्होंने यूज किया, और फाइनल आंसर पे टू प्लेस अ बेट इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। जैसे जैसे हमने स्टेप्स पढ़े हैं अभी उसी तरीके से आप भी फॉलो अप करिए। और अगेन दिस इज अगेन अ रिमाइंडर कि वोकैबुलरी आपका इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन होता है, तो उसको अभी से, क्योंकि पैसेज में भी डायरेक्ट वोकैबुलरी के अगर 4 में से मान लीजिए 3 क्वेश्चन के भी आने के वोकैबुलरी से पूरे पूरे चांस होते हैं। तो वोकैबुलरी आपका टाइम सेविंग होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप 10 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी अभी से ही शुरू करनी है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट PDF फॉर्म में ऐप पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।